नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको यहां फिजिक्स का भी पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये पाठ्यक्रम हमारे इस चैनल की सहायता से भी पढ़ लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान में हम इस प्रकार फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम की चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम में हम इस समय बात कर रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण की चर्चा कर रहे हैं, यानी मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which is placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया गया है तो उस पर जो मोमेंट ऑफ कपल वर्क करेगा उसको हमको फाइंड करना है। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है AB और AB को इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ माइनस Q आवेश है। निश्चित रूप से जो वैद्युत बल होगा वो दोनों सिरों पर समान होगा और QE ही होगा। इसको थीटा कोण पर रखा गया है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया और ये पॉइंट C है। ये 2L विद्युत द्विध्रुव की लंबाई हो गई, यानी एक विद्युत द्विध्रुव जो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। इसका जो आवेश है विद्युत द्विध्रुव AB का वो Q है और इसकी लंबाई 2L है। जब इसको हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके दोनों आवेशों पर QE समान परिमाण के दो बल QE कार्य करते हैं। ये जो धन आवेश पर यानी B सिरे पर जो बल QE लगेगा वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में होगा, क्योंकि ये धन आवेश है, और यहाँ पर चूंकि ऋण आवेश है इसलिए इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो QE वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ हम ये देखते हैं कि सेम यानी बराबर परिमाण के दो पैरेलल फोर्सेस, इनकी क्वांटिटी सेम है। दो फोर्स हैं, दो बल हैं जो समान परिमाण के हैं और विपरीत हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और विपरीत दिशाएं कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दो बल जो कार्य करते हैं तो वो एक बलयुग्म बनाते हैं और बलयुग्म यानी पेयर ऑफ फोर्स हो गया ये। और इस प्रकार से ये जो बलयुग्म बनता है ये घुमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। तो घुमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, आपने इसके पहले भी तमाम उदाहरण देखे होंगे। गाड़ियों को घुमाने के लिए स्टीयरिंग को ऐसे किया जाता है, तो ऐसे जब हम करते हैं इस प्रकार से फोर्स लगाते हैं, एक इधर और एक इधर। इसी प्रकार से इधर घुमाना है तो इस प्रकार से फोर्स लगाते हैं, ऐसे एक इधर और एक इधर। तो ये जो पेयर ऑफ फोर्स है वो बलयुग्म यानी घुमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। किसी भी चीज को घुमाने के लिए हम उस पर इस प्रकार की क्रिया अपनाते हैं और यही क्रिया बलयुग्म कहलाती है। तो इस बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात किया जा सकता है। मोमेंट ऑफ कपल ज्ञात करने के लिए एक फोर्स जो होगा वो रखा जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा उनके बीच की परपेंडिकुलर लेंथ से। यानी यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ कपल होगा या बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो एक बल के परिमाण और उनके बीच की लंबिक दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एक बल गुणे लंबिक दूरी। एक बल हो गया QE और लंबिक दूरी हो गई BC। BC की वैल्यू यहां से फाइंड करें अगर BC अपान AB, AB हमको पता है इसलिए BC अपान AB रखेंगे। BC क्या है? BC है परपेंडिकुलर थीटा के लिए,
और ए बी क्या है, हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। तो बी सी हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी माने 2l, तो ये हो जाता है 2l साइन थीटा। तो हमारे पास ये क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं q इंटू 2l साइन थीटा, और q इंटू 2l को बताया गया p होता है। तो जब q इंटू 2l बराबर p हो गया तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया e इंटू पी साइन थीटा, e इंटू पी साइन थीटा यानी टाउ बराबर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है टाउ, इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो p क्रॉस e, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। तो ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा के आधार पर p की परिभाषा। ये भी सवाल इसी में जोड़ दिया जाता है, p की परिभाषा देनी है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है टाउ बराबर पी साइन थीटा के आधार पर। तो फार्मूला हो गया आपका टाउ बराबर पी साइन थीटा। आपको इसके पहले p की डिफिनीशन बताई गई है कि p बराबर q इंटू 2l, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, यानी जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमको टाउ बराबर पी साइन थीटा के आधार पर डिफिनीशन देनी है। तो यहाँ पर अगर हम E बराबर लिखें 1 न्यूटन प्रति कूलम, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टाउ पी 1 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वो क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। कौन से बाह्य बलयुग्म के आघूर्ण के, जो विद्युत द्विध्रुव पर तब कार्य करता है जब द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाता है। अर्थात एक समान एकांक तीव्रता के एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत विद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर जितना बाह्य बलयुग्म कार्य करता है उसे ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या हम इसकी डिफिनीशन इसी के आधार पर इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण संख्यात्मक रूप से उस बाह्य बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव पर तब कार्य करता है जब हम द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा एक सवाल होता है, महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, और मुझे लगता है कि 2-3 नंबर में ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसकी जितनी थ्योरी थी वो हमने आपको प्रयास करके उपलब्ध करा दी है। हमारे आप इस चैप्टर के सभी वीडियो अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ न्यूमेरिकल की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है इसका। एक क्वेश्चन है, ए भुजा वाले वर्ग ABCD के चारों कोणों पर समान परिमाण Q के 4 आवेश स्थित हैं। D पर रखे आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में 2018 में पूछा भी गया है। 5 नंबर का ये सवाल पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर इसका एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा। Q समान परिमाण के समान प्रकृति के आवेश हैं, A
डी पर पूछ रहे हैं, इसलिए आप चित्र इस तरीके से बनाइए कि थोड़ा सा आसान लगे। ये डी यहाँ ए बी सी डी एक वर्ग हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डी पर 3 प्रकार के बल कार्य करेंगे। एक एफ सी डी, एक एफ ए डी और एक एफ बी डी। एफ ए डी, एफ सी डी और एफ बी डी। कूलाम का नियम पढ़ाया जा चुका है। समान जो अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच जो कार्य करने वाला बल है वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर बी डी क्या हो जाएगा, बी डी का परिमाण हम इससे निकाल सकते हैं, बी सी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर, व्यवधान पाइथागोरस लगाकर ये √2a स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से अब हम एफ ए डी निकालेंगे। एफ ए डी क्या होगा, एफ ए डी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 Q अपान आर स्क्वायर माने ए डी स्क्वायर। और ए डी की वैल्यू क्या है, ए है, भुजा ए है, Q स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। और दिशा ए डी दिशा समान प्रकृति के हैं, इसलिए रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण। ए पर रखे आवेश के कारण डी पर रखे आवेश पर बल, ए पर रखे आवेश Q के कारण डी पर रखे आवेश Q पर लगने वाला बल एफ ए डी होगा, जिसका परिमाण ये होगा और इसकी दिशा ए डी की दिशा होगी, चूंकि ये एक प्रतिकर्षण बल होगा। और इसी प्रकार से एफ सी डी फाइंड करें, वो भी इतना आएगा Q बटा सी डी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर भी कितना होगा, चूंकि वर्ग की भुजा है वो भी ए स्क्वायर होगा और इसकी दिशा भी सी डी दिशा होगी। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सी डी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर हो गया, यानी परिमाण में दोनों बल समान हो गए। यहाँ भी समान प्रकृति के समान परिमाण के बल हैं तो ये भी रिपल्सन कार्य करेगा। सी पर रखे आवेश Q के कारण डी पर रखे आवेश Q पर जो बल होगा एफ सी डी, उसका मान ये आ जाएगा। अब एफ बी डी अगर फाइंड किया जाए, एफ बी डी, तो एफ बी डी अगर फाइंड करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे बी डी स्क्वायर और दिशा बी डी दिशा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। बी डी की वैल्यू √2a स्क्वायर, तो वर्ग कर देंगे 2a स्क्वायर और ये बी डी। अब इसको सरल करना पड़ेगा, एफ ए डी बराबर एफ सी डी तथा एफ ए डी परपेंडिकुलर एफ सी डी। एफ ए डी और एफ सी डी बराबर हैं और एक दूसरे पर लंब हैं, तो इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी एफ डैश √f ए डी स्क्वायर प्लस एफ सी डी स्क्वायर प्लस 0 √t स्क्वायर धन q स्क्वायर धन 2pq cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये एफ ए डी स्क्वायर धन एफ सी डी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये भी ए डी स्क्वायर, क्योंकि एफ ए डी और सी डी बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 2f ए डी स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं √2f ए डी। और दिशा क्या होगी, बी डी की दिशा होगी। बी डी की दिशा क्यों होगी, क्योंकि समान परिमाण के बल हैं, समान परिमाण के बलों का परिणामी बीच के कोण को समविभाजित करता है, और ये वर्ग है, ये 45 अंश होगा, ये भी 45 अंश होगा, यानी बराबर कोण पर समविभाजित होगा, तो बी डी की दिशा हो गई। अब हमारे पास एफ डैश और एफ बी डी दो बल हैं, एक एफ बी डी है और इसी डायरेक्शन में एक और बल है एफ डैश, और दोनों एक ही दिशा में हैं, जुड़ जाएंगे तो डी पर हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेंगे, यानी एफ डैश तथा एफ बी डी एक ही दिशा में है, इसलिए डी पर रखे आवेश पर नेट बल
क्या हो जाएगा, F बराबर एफ डैश प्लस एफ बी डी, एफ डैश √2 FAD और प्लस एफ बी डी। तो √2 1/4πε0 Q²/A² FAD की वैल्यू और प्लस 1/4πε0 Q²/2A² FBD की वैल्यू। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन कर लेंगे हम और बाकी बचा √2 + 1/2। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा डी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल 1/4πε0 Q²/A² √2 + 1/2। ये फाइनल फोर्स इस पर आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो BD की दिशा हो जाएगी। दिशा भी पूछा जा सकता है तो आप लिखेंगे BD दिशा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो परिणामी बल हुआ डी पर रखे आवेश पर कार्य करने वाला बल, इस सूत्र की सहायता से इस तरीके से हम बल फाइंड कर सकते हैं। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो प्रायः पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं पहले। तो सामान्य अवस्था से कमी है या अधिकता है, इसकी बात करें तो पहले देखें कि इस पर ऋण आवेश है कि धन आवेश है। चूंकि चालक पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश का मतलब हो गया कि चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दर्शाता है। चालक पर ऋण आवेश है, चालक पर ऋण आवेश है, अतः इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। चालक पर ऋण आवेश है इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अगर धन आवेश होता, इसका मतलब होता कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब यहाँ पर Q क्या है, 1 कूलाम, तो Q बराबर NE होता है। N हम इससे फाइंड कर सकते हैं। Q 1 दिया है और E का मान होता है 1.6 × 10⁻−19। तो अगर हम 1/1.6 लिख लेंगे, 10 ऊपर हो जाएगा, +19 -19 जाएगा, तो ये भाग दे दीजिए। 16 6 96, 16 6 96, 4 बचा, 16 दूना 32, 16 5 80, यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इस चालक पर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी सामान्य अवस्था से। ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, कभी कभी ये मल्टीपल चॉइस में भी यानी बहुविकल्पीय का सवाल भी आ जाता है, तो इसको आप कैलकुलेट कर कर ऐसे टिक लगा सकते हैं। जरूरी नहीं यही सवाल है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसी प्रकार के तमाम सवाल हो सकते हैं। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, एक चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन अधिक है, उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो Q बराबर यानी एक चालक पर 400 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पर कितना आवेश होगा, तो 400 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता माने ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी माने धन आवेश को दर्शाएगा। Q बराबर यानी लगाकर हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न है कि दो धनावेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर, दो धनावेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं तथा एक दूसरे पर
एक दूसरे पर 18 न्यूटन का प्रतिकर्षण लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। यदि आवेशों का योगफल दिया है यहाँ पर 9 माइक्रोकूलम, यदि आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तो आवेशों का अलग अलग परिमाण क्या होगा? आवेशों का अलग अलग परिमाण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माना आवेश Q1 तथा Q2 माइक्रोकूलम है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 2017 में पूछा भी गया है। तो प्रश्नानुसार Q1 प्लस Q2 का मान 9, यानी ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और R का मान 10.1 मीटर है, F बराबर 18 न्यूटन है। कूलाम का नियम लगा दीजिए, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। 18 ये 9 × 10⁻9 होता है। Q1 चूंकि माइक्रोकूलाम माना था, बहुत महत्वपूर्ण बात, माइक्रोकूलाम माना गया था, इसलिए इसको हमको कूलाम में बदलना पड़ेगा। Q2 10⁻⁻6 से गुणा और R माने 10.1 इसको हम Q1 Q2 निकालें तो 18 × 10⁻2 ये वाला और बटे 9 और 9 6 6 12 यानी 10⁻−3। तो 9 दूनी 18 और 10, ये 10⁻−3 ऊपर जाएगा तो +3 हो गया यानी 10, यानी 20 हो गया। ये समीकरण 2। Q1 माइनस Q2 का मान फाइंड कर लीजिए। एक सूत्र होता है ये x - y बराबर √x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो Q1 + Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4Q1 और इसको यहाँ रख देंगे। तो Q1 + Q2 का होल स्क्वायर Q1 + Q2 का होल स्क्वायर यानी Q1 - Q2 बराबर √Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माने 9 का स्क्वायर -4 × 20 यानी हो गया 81 - 80 यानी √8 यानी 1। तो हमारे पास Q1 - Q2 बराबर 1 और Q1 + Q2 बराबर 9 समीकरण 1 से इनको जोड़ दीजिए। Q1 और Q2 के मान निकाले जा सकते हैं। Q2 कट जाएगा, 2Q1 बराबर 10 यानी Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम और Q1 का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा? Q2 बराबर हो जाएगा Q1 - 1 5 - 1 यानी 4 माइक्रोकूलम। तो आवेश क्या हो जाएंगे? 5 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम। इस प्रकार से हम ये आवेश की गणना कर सकते हैं। 2 धनावेश दिए हुए थे जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित थे और 18 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाते थे। उन आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलम है और आवेशों का अलग अलग परिमाण हमको ज्ञात करना था। तो चूंकि उनका योगफल 9 माइक्रोकूलम है, इसलिए जो हम आवेश मानेंगे वो माइक्रोकूलम के ही केस में मानेंगे, यानी उसकी यूनिट माइक्रोकूलम ही मानेंगे। अगर कूलम मान लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। माइक्रोकूलम मानने पर ये Q1 + Q2 बराबर 9 हो जाएगा। F का मान यहाँ प्रतिकर्षण रिपल्सन दिया है 18 न्यूटन, कूलम्स लॉ लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। मान रखेंगे F का और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻9 बताया गया है आपको। Q1 Q2 का मान रख देंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि Q1 Q2 को हमने माइक्रोकूलम में माना था और यहाँ पर जो ये हमारा समीकरण है वो कूलम के लिए है, यानी माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे 10⁻⁻6 से
गुणा करेंगे तो ये हमारा कूलाम में बदल गया, Q2 को भी कूलाम में बदल लेंगे, सरल करेंगे तो हमारे पास Q1 × Q2 का मान 20 आ जाता है। ये समीकरण 2 हो जाता है। एक आपको सूत्र पढ़ाया गया है, आपको लग रहा है 10th क्लास में होगा, x - y बराबर √x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x हो गया Q1, y हो गया Q2 और इस प्रकार से Q1 - Q2 बराबर √Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, Q1 + Q2 माने समीकरण 1 से 9, Q1 Q2 माने समीकरण 2 से 20, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 × 20 यानी 81 - 80 यानी √1 यानी 1 हो जाएगा। और Q1 - Q2 बराबर 1 हो गया, समीकरण 3, Q1 + Q2 बराबर 9, समीकरण 1, दोनों को सरल कर लेंगे, 2Q1 बराबर 10 यानी Q1 बराबर 5 माइक्रो। और इसी प्रकार से Q1 का मान समीकरण 3 या समीकरण 1 में हम किसी में रख दें, हमने यहाँ पर 3 में रखा है, 1 में नहीं रखे हैं, 3 में रखा है हमने, ये समीकरण 3 है, ध्यान दीजिएगा। 1 में रखेंगे तब भी वही आएगा, वो किसी भी समीकरण से हम हल कर सकते हैं। तो समीकरण 3 में हमने मान रखा है Q2 बराबर Q1 - 1 हो जाएगा। यहाँ से जब पक्षांतर करेंगे तो Q2 बराबर Q1 - 1, Q1 का मान 5 हो गया और 1 घट जाएगा यानी 4 माइक्रोकूलम। तो Q1 और Q2 के मान 5 और 4 माइक्रोकूलम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के आप तमाम न्यूमेरिकल्स हल करिए। आपको हमने पूरी थ्योरी, सारे सूत्र करा दिए हैं और उनका प्रयोग करके आप न्यूमेरिकल या और भी जो तमाम बोधात्मक सवाल 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। बाकी आपको और जो अवेलेबल कंटेंट होगा वो अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस चैप्टर की बात यहीं समाप्त होती है और आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम कंप्लीट करिए और कमेंट करें, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। हम फिज़िक्स के इसी प्रकार से आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के वीडियो अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे स्टडी क्लास पर। तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो पाठ्यक्रम के वीडियो हैं, सिलेबस के कंटेंट के वीडियो आपको अवेलेबल होते रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इसका लाभ उठा पाओ। तो स्टडी क्लासेस में बने रहने के लिए धन्यवाद।